पहले डिमांड आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में सप्लाई पे बात करेंगे। सो फर्स्टली आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले ये देखें कि डिमांड है क्या। व्हाट इज डिमांड। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विशेस हैं, जो नीड्स हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मर्सिडीज हो, ठीक है। अब क्या ये डिमांड है या नहीं है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर हो, सो आइदर इट इज अ डिमांड और नॉट। सो इट बेसिकली द फर्स्ट थिंग वी नीड टू वेरीफाई और वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज डिमांड। सो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी अपनी कोई डिमांड बताएं, रैंडमली कोई भी वॉलंटियर अगर इस पे आंसर करना चाहे, एनीवन हु वांट्स टू गिव एन आंसर, कि आपकी डिमांड क्या है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी आंसर करना चाहे, किसी की भी कोई एक डिमांड हो जो आप शेयर कर सकते हो और करना चाहे। सर बिजनेस की। ओके, बिजनेस की नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जैसे कोई चीज की हो सकती है, बिजनेस करके आप उससे पैसा कमाना चाह रहे होंगे, सो पैसे से आप क्या खरीदना चाह रहे होंगे। बेसिकली ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई परचेज, ऐसी कोई विश, ऐसी कोई डिजायर या ऐसी कोई डिमांड। अभी क्योंकि हम टेक्निकली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि नीड क्या है, विश क्या है, डिमांड क्या है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मर्सिडीज हो, ठीक है, या मैं चाहता हूँ मेरे पास एक घर हो, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई शेयर करना चाहें, एनीवन। सर मेरे पास एक ऑडी होनी चाहिए। अच्छा, एक के पास एक आउडी होनी चाहिए, और एनीवन एल्स। इस्लामिक बुक्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए। वेरी गुड। और ओके, सो ये दो तीन जो हमने आपस में शेयर की हैं, इसमें देखें we have a lot of wishes. Remember the same concept, scarce resources. रॉबिन्स की डेफिनेशन अब आपको याद होगी। रॉबिन्स ने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के मैक्सिमम कैसे यूटिलिटी ले सकते हैं, या कैसे मैक्सिमम अपनी नीड्स या विशेस या वांट्स या डिमांड्स पूरी कर सकते हैं, या मैक्सिमम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकें। दैट इज इकोनॉमिक्स। सिमिलरली उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं। हम उटोपिया में नहीं रहते, हम स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्सिटी में रहते हैं, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, वो अनलिमिटेड है। सो यहाँ से अब हम टेक्निकली डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन व्हाट इज अ विश, व्हाट इज अ नीड, व्हाट इज अ डिमांड। डिमांड और विश वैसे तो कहने में इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ठीक है कि मेरी ये डिमांड है ये हो जाए, मेरी विश है कि ये हो जाए, मेरी नीड है कि मैं ये ले लूँ। कि जैसे मेरी विश है कि मैं मर्सिडीज ले लूँ, किसी की नीड है कि इस्लामिक बुक्स की लाइब्रेरी हो, किसी की डिमांड है कि ये हो जाए। तो लेकिन इकोनॉमिक्स इसको डिफरेंशिएट करता है। इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, हम स्कार्सिटी को पढ़ते हैं, हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम उसकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है बिटवीन डिमांड, विश एंड नीड। सो सबसे पहले हम विश को देख लेते हैं। विश हम कहते हैं जी ख्वाहिश को। जैसे अभी हम तीनों ने अपनी अपनी विश जो है वो शेयर की है कि एक आउडी लेना चाहते हैं, एक मर्सिडीज लेना चाहते हैं, एक इस्लामिक बुक्स की लाइब्रेरी लेना चाहते हैं। इसी तरह कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है, दैट इज अ विश। इसी तरह कोई घर लेना चाहता है, दैट इज अ विश। सो ये है विश की डेफिनेशन कि वो चीज़ जो हम चाह रहे हैं, इसको हम डिज़ायर भी कहते हैं, इसको हम ख्वाहिश भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है नीड। नीड मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसकी विश है या नहीं है बट मुझे ज़रूरत है। जैसे मैं पानी नहीं पीना चाहता, मेरी विश नहीं है लेकिन मेरी नीड है, मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वो नहीं पीऊँगा तो ऑब्वियसली माई हेल्थ विल सफ़र। ऑक्सीजन मेरी विश है या नहीं है बट मेरी नीड है। सो विश वो है जिसकी हम बात करते हैं कि हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये हमारे पास हो। नीड वो है कि हम चाहें या ना चाहे, वो चीज़ अगर नहीं होगी तो इश्यूज होंगे। सो दैट इज द नीड। देन
here is demand. Demand means कि ना सिर्फ उस चीज की डिजायर हो, ना सिर्फ उस चीज की विश हो, ना सिर्फ उस चीज को मैं लेना चाह रहा हूं, बल्कि मेरे पास वो लेने के, वो डिजायर को पूरा करने के विलिंगनेस भी हो और उसकी प्राइस भी हो। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है डिमांड बनने में। अभी जो हमने पढ़ा, विश होने के लिए कुछ जरूरी नहीं है, विश कुछ भी हो सकती है, विश चांद पे जाना भी हो सकती है, विश चांद सितारे तोड़ के लाना भी हो सकती है, और बाकी सारे विशेष आपको खुद भी पता है। इसी तरह नीड की बात करें तो मैंने आपको खाना है, पीना है, सोना है, ये सारी हमारी नीड्स हैं। फिर बात होती है कि कोई ऐसी नीड या ऐसी विश जो हम पूरी करना भी चाह रहे हैं, और वो पूरी करने के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि उसकी प्राइस जो हमें पे करनी है, हम वो प्राइस भी पे करना चाह रहे हैं, चाहे वो गुड है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो कोई चीज़ है या हम कोई सर्विस अवेल करें। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम सर्विस अवेल करते हैं, लॉयर के पास जाते हैं तो हम सर्विस अवेल करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर अवेलिंग सर्विसेज। ऑन द अदर साइड आप मार्केट जाते हैं, आप जूस लेके आते हैं, दैट इज अ गुड। आप कोई कपड़े लेके आते हैं, दैट इज अ गुड। सो डिमांड की फिर अगर हम डिमांड को डिफाइन करें या डिमांड की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट लें, सो देर आर टू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। वन थिंग, दैट देयर शुड बी अ कंज्यूमर्स डिजायर, उसकी विश होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। एंड नंबर टू, विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज के जो वो ख्वाहिश कर रहा है उसकी प्राइस पे करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं उसको हम कहेंगे डिमांड। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि मेरी डिजायर है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, लेकिन मैं उसकी प्राइस पे नहीं कर सकता। सो ये मेरी विश हो सकती है, ये मेरी डिजायर हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ डिमांड बिकॉज आई एम अनेबल टू पे इट्स प्राइस। ऑन द अदर साइड, मार्केट के अंदर एक कैंडी मौजूद है, वो 1 रुपए की कैंडी है, उसकी प्राइस मेरे पास मौजूद है, मैं पे कर सकता हूँ, मैं उसको खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है, सो वो भी डिमांड नहीं है। सो डिमांड के लिए दोनों चीज़ों का साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है। एक, जो चीज़ मौजूद है मैं वो खरीदना भी चाहता हूँ, दूसरी चीज़ मैं उसको खरीद भी सकता हूँ। मतलब उसके लिए जो पैसे पे करने हैं, जो उसके लिए जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट मुझे बेयर करनी है, मैं वो बेयर करने के लिए विलिंग भी हूँ। So, अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो मैं इसको कहता हूँ दैट आई हैव अ डिमांड। ठीक है, और द मार्केट हैज़ अ डिमांड। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर लें। डिमांड की समझ आ गई आपको? डिमांड से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। डिमांड मीन्स एनीथिंग। आई हैव अ डिमांड, मैं एक बल्ब खरीद सकता हूँ या मैं फ्रूट खरीद सकता हूँ, ये डिमांड है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, फिर हम उसको रिलेट करते हैं प्राइस के साथ, या क्वांटिटी डिमांडेड को नंबर्स के साथ। ठीक है, जैसे व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर उस चीज की टोटल डिमांड है, जिसको हम नंबर के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वांटिटी डिमांड क्या है? एक ऐसी टर्म है विच इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स to describe the total amount of good or services that consumer demand over a given interval of time। मैं कहता हूँ एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल, हम कहते हैं ना एक साल के अंदर पाकिस्तान में चीनी की जो यूजेज है या जो की चीनी की डिमांड है वो इतनी है। तो इसका मतलब है हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। जब हम सिंपली डिमांड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस चीज की रिक्वायरमेट है, इस चीज की डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि शुगर जो है वो शॉर्ट हो गई है। सो इसका शॉर्ट हो गई है, तो इसका सिंपल मतलब क्या, हम पहले लेते थे कि जी मार्केट में शुगर की डिमांड है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, बिकॉज होर्डिंग हो रही है, चीनी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करना चाह रही है, गवर्नमेंट हर एरिया में पहुंचाना चाह रही है। सो गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ने जैसे पिछले दिन ऑर्डर दिया है कि हर डीसी या डिप्टी कमिश्नर अपने एरिया की डिमांड भेजें कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी।
जितनी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है हम मेट्रिक टन्स में कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक दिन के अंदर इस एरिया में इतनी क्वांटिटी ऑफ शुगर रिक्वायर्ड है, सो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात आएगी, डिमांड की डेफिनेशन तो आपने देख ली। डिमांड क्या है? वन, देयर शुड बी अ डिजायर, अ विश, एंड सेकेंडली यू टू फुलफिल दैट विश यू हैव द विलिंगनेस टू पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, कैंडी है, मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं खरीदना ही नहीं चाहता, तो ये डिमांड नहीं है। और एक ऐसी चीज जो मेरी ख्वाहिश तो है लेकिन मैं वो खरीद नहीं सकता, मैं विलिंग ही नहीं हूँ उसको पे करने के लिए, मेरे पास है ही नहीं, सो दैट ऑल्सो इज नॉट अ डिमांड। तो डिमांड के लिए दोनों चीजें होना जरूरी हैं। और जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये है कि कितने नंबर्स, एक अकाउंट्स की बात, अकाउंटिंग की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, कोई न्यूमेरिक्स की बात करते हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड मींस एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक दिन हो सकता है, एक माह हो सकता है, एक साल हो सकता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक सर्टेन इंटरवल में, एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर उस प्रोडक्ट की कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या डिमांड की जा रही है, दैट इज एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। सो जहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें स्लाइटली सा जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। ओके, ये देखें जी, ये चीज अब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड आना शुरू हो गई है। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी पीपल बाय डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस। जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस ज्यादा हो जाती है, वैसे ही उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, कम होना शुरू हो जाती है। लेट्स से एक चीज थी पहले 1 लाख रुपए की थी, उसको 10 लोग खरीदते थे या 10 लोग डिमांड करते थे। अब वो चीज 1 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपए की हो गई है, तो अब 10 की बजाय शायद 5 या 6 लोग उसको डिमांड करेंगे। सो क्वांटिटी डिमांडेड हैज बीन रिड्यूस्ड। मार्केट के अंदर लेट्स से एक फ्रूट है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है, जब उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो उसके बायर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अ रिवर्स और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? दैट इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, if the price of a product increases, the demand of the product, the quantity demand of the product will decrease. And similarly, if the price of a product decreases, the quantity demanded of the product will increase. इसकी वजह दो तीन चार वजूहात हैं। एक चीज जब सस्ती हो रही है, जब चीज आप कहें कि उसकी प्राइस जो है कम हो रही है, तो वो आप अब ज्यादा बाय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपकी बाइंग पावर बढ़ रही है। लेट से मेरे पास 100 रुपीज हैं और कोई पेन जो है वो 10 रुपए का है, तो वो पेन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो भी हो, जैसे भी हो, अगर जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 100 रुपए में 10 रुपए का एक अगर पेन है तो 10 ही आ सकता है। सो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज 10। बट व्हेन आई टॉक अबाउट के प्राइस कम हो गई है पेन की, लेट से वो 7 रुपीज पे चली गई है, तो अब आप देखें मेरी बाइंग पावर ही बढ़ गई है। ना सिर्फ ये कि मैं ज्यादा खरीदना चाहता था, ना सिर्फ ये कि मैं उसको ज्यादा पे कर सकता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहले सिर्फ 10 पेन आ सकते थे, अब ज्यादा आ सकते हैं। मैं खरीदूं या ना खरीदूं, दैट इज द सेकेंड थिंग। फिर वो डिपेंड करेगा मेरी विश के ऊपर, मेरी डिजायर के ऊपर, मेरी विलिंगनेस के ऊपर। बट सिंपली अगर मैं उसको कैलकुलेशन पे ले जाऊं, तो मेरी बाइंग पावर बढ़ गई है सिर्फ इसलिए कि उस चीज की, उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो गई है। तो ये चीज हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। और पहला एक सेंटेंस मैंने यूज किया, इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी चीजें इंपॉर्टेंट, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, तो लॉ ऑफ डिमांड ठीक प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ।
that whenever the price of a product increases, the quantity demand of the product will decrease if all other things remain constant. अब वो जो all other things हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी अगली स्लाइड में भी आएगा। लेट्स से कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो प्राइस से तो कोई ताल्लुक नहीं था उसका, लेकिन मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी एक चीज की। लेट्स से कि फ्रूट है, फ्रूट 100 रुपीज का कोई फ्रूट आता था, उसकी प्राइस भी सेम है, वो प्रोडक्ट भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक फैक्टर था जो कांस्टेंट नहीं रहा, वो फैक्टर था पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो अब आप मुझे इसका जवाब दें, इससे फ्रूट की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस इज सेम, दैट इज 100, fruit is same, the only difference which has been created is कि population increase हो गई है, आबादी बढ़ गई है। तो आपके ख्याल से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फ्रूट जो है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। जबकि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता था कि क्वांटिटी डिमांड कब ज्यादा होगी? जब प्राइस कम होगी कि ज्यादा होगी? सर जब प्राइस कम होगी तो ही कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, लेकिन प्राइस ऐसा कम तो होगी। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने जो एग्जांपल दी कि प्राइस तो सेम रही, लेकिन उसके बावजूद क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो गई, जैसे आपने बताया। तो इसका मतलब है यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, या लॉ ऑफ डिमांड ने जो हमें कहा था कि क्वांटिटी डिमांड तब बढ़ेगी जब प्राइस कम होगी, लेकिन प्राइस सेम रहने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। इसका मतलब है देयर वाज सम अदर फैक्टर अदर देन प्राइस फैक्टर। प्राइस की वजह से आता तो फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड प्रीवेल करता है, लॉ ऑफ डिमांड ने जो कहा था सही कहा था, लेकिन प्राइस तो सेम रही। अगर प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कोई चेंज आ जाता है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमांड प्रीवेल नहीं करता। इसीलिए बहुत से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है ताकि हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर सकें या लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, सो नाउ लॉ ऑफ डिमांड इज व्हाट? इफ ऑल अदर फैक्टर्स, जिसमें एक फैक्टर मैंने आपको भी बताया विच वाज population. If all other factors remain constant, whenever the price of a product will increase, the quantity demanded in the market will decrease, and vice versa. That if the price is decreasing, the quantity demand will increase. So ये अब अगर आप देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है the सर amount, जी बेटा सर ऑल फैक्टर्स में से कोई एक आध और भी बता दें कौन कौन सा। ये अगली स्लाइड में है, ये सारे फैक्टर्स अभी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक यूज कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे हैं। ठीक है, सो हायर द प्राइस फ्यूअर यूनिट्स कंज्यूमर शैल बाय। उसकी वजह क्या है कि मेरी बाइंग पावर कम होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वो मेरी रेंज से ही बाहर जाती जाएगी। अगर एक चीज पहले 10 रुपए की थी तो मैं खरीद सकता था, लेट से वो 15 रुपए की हो गई है, मेरी सैलरी मेरी इनकम ही इतनी नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं, तो क्या होगा? मैं उसको खरीदना छोड़ दूंगा। सो द थिंग इज हायर द प्राइस फ्यूअर कंज्यूमर्स शैल बाय। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। इस इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है कि एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। सो देयर इज अ negative relationship, inverse relationship between price and quantity demanded. So relationship between prices and quantity bought is called demand schedule or the demand curve. कर्व कर्व आपको पता है, जब हम किसी भी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आप ये लेफ्ट साइड पे देखें, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें वर्टिकल साइड पे प्राइस मौजूद है और हॉरिजॉन्टल साइड पे क्वांटिटी ऑफ कॉफी मौजूद है। सो इसको जब हम डेटा टेबुलर फॉर्म में बनाए, टेबुलर फॉर्म का मतलब है एक टेबल बनाए और हम लिखें कि अगर किसी चीज की प्राइस 0 है यानी कि वो फ्री है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। फिर हम कहते हैं उस चीज की प्राइस 1 रुपया हो गई या $1 हो गई। ये मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको जो लेफ्ट साइड पे ऊपर
टेबल बना हुआ, सॉरी डायग्राम बनी हुई है। सो अगर प्राइस एक हो गई, $1 हो गई प्राइस ऑफ कॉफी कप की, तो अब 4 कॉफी कप जो है वो मार्केट में डिमांड किए जा रहे हैं। तो सर हमारे डायग्राम शो नहीं हो रही, पास ये स्लाइड आपके पास बेटा शो हो रही है? डिमांड वाली शो हो रही है सर। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। टाइटल पे देखें, लेफ्ट साइड पे कोई एक बना हुआ है ग्राफ सा, रेड कलर की डिमांड लाइन भी बनी हुई है ये। वो सर वो वाली नहीं, पिछली वाली show हो रही है। सर ये पेज नंबर 2 है, सॉरी, स्लाइड नंबर 2 शो हो रही है हमें। अब देखें, अब तो हो रही है। वो सर अभी भी नहीं शो। 2 ही शो हो रही है सर। मेरे पास तो बेटा 3 आ रही है। सर ये वही नहीं जी, हाथ में जो पकड़ा हुआ है कप, पता नहीं क्या है। नहीं, ये मैग्नीफायर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपको शो नहीं हो रही डिमांड स्केड्यूल वाली? नहीं सर, फिर नो नहीं सर। हो रही। ओके, मैं रीओपन करता हूँ इसको, वेट करें। जी अब हो गई। अब शो हो रही है। अब हो रही है, ओके। सो डिमांड स्केड्यूल में अब अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, अब डायग्राम नजर आ रही है या मैं उसको जूम कर दूं? ओके जी, अब शो हो रही है। यस सर। यस सर। ओके परफेक्ट। देखें लेफ्ट साइड पे या वर्टिकल साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ कॉफी कप मौजूद है, और हॉरिजॉन्टल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम प्राइस है इस केस में, सो वो हमने लिख लिया। एंड ऑन द अदर साइड क्वांटिटी ऑफ कॉफी कप हम हॉरिजॉन्टल साइड पे लिख लिया। अब जब प्राइस हम कहते हैं $1 है, तो उसको 4 लोग जो हैं लेट से कि वो डिमांड कर रहे हैं। जब हम या उसको रिवर्स ले लें, प्राइस जब ₹5 थी या $5 थी या 5 कोई भी आप करेंसी ले लें, तो एक सर्टन उसकी डिमांड मौजूद थी, दैट वाज 4। जो सबसे ऊपर पॉइंट आ रहा है 5, और उसको इंटरसेक्ट किया गया है 4 के साथ। सो जब प्राइस 5 थी तो 4 लोग डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब जब लेट से 5 से कम करके हमने 4 कर दी, जब 4 की तो वो आप टेबल में देखें, इसमें ग्राफ में देखें, वो आपको 8 के साथ कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जब प्राइस मजीद कम हो गई, 3 पे आ गई, तो क्वांटिटी डिमांड 12 हो गई, 2 पे आ गई तो 16 हो गई, एंड 1 पे आ गई तो 20 हो गई। या आप इस तरह टेबल बना लें या आप इसको रिवर्स बना लें कि जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी जो डिमांडेड थी दैट वाज 20। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती चली जा रही है। तो जब आप इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन विल बी कॉल्ड द डिमांड कर्व। ये एक ऐसा डेटा था जो कि आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल डेटा लेते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं कि ₹1 के ऊपर 20 कॉफी डिमांड किए जा रहे थे, और ₹2 के ऊपर 12 होंगे, ₹3 के ऊपर 10 होंगे, ₹4 के ऊपर 7 होंगे, तो ये कर्व सा बनेगा। ठीक है, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बल्कि ये एक कर्व बन जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड डाउनवर्ड आते आते राइट साइड के ऊपर होता चला जाएगा। सो इसको हम कहते हैं दैट इज अ डिमांड कर्व। ठीक है, इसका मैं आपको एक्सेल के ऊपर एक बना के दिखाता हूँ ताकि इसकी ज़्यादा बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ₹10 है, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ₹10 के ऊपर 100 है। प्राइस ज्यादा हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली लेट्स से अगर प्राइस
ज़्यादा हो गई है तो मैं कहता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। प्राइस मज़ीद ज़्यादा हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड लेट से हम कहते हैं ये हो गई है। इसी तरह प्राइस मज़ीद ज़्यादा हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड 40 हो गई, एंड देन 50 एंड लेट से इट्स 20 एंड 60 पे 5। सो ये बेसिकली एक टेबल बन गया है जिसको जो हमें एक रिलेशनशिप बता रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस एक सर्टेन प्राइस है तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है उस प्रोडक्ट की। जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होती चली जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही है। इसको आप रिवर्स भी बना सकते हैं, प्राइस 60 शुरू करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 पे आ जाएंगे एंड 50 पे 20 एंड सो ऑन। जब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए जो ऑनलाइन क्लास है उसमें ये सारा कुछ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेट से मैं एक साइड पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए। ये ग्राफ आपने यकीनन मैथ्स में या बहुत से जो कोर्सेज पहले पढ़े हैं वहाँ पे पढ़े होंगे। यहाँ पे वर्टिकल साइड पे मैं प्राइस लिख रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल साइड पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं प्राइसेस ओरिजिन पे आपको पता है हमेशा जो प्राइस है वो 0 होती है। So price is 10. $20, $30, $40, $50 and so on। इसी तरह जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लेट से 20 का टेबल ले लेता हूँ। सो 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिएगा, लेट मी टेक पेन। जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100, so the point will be somewhere around this side. Similarly, when the price was 20, it was 70, so somewhere this side. इसी तरह जब 30 थी तो 60, so probably at this side। ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो obviously ये ठीक ड्रॉ होगा। When it was 40 तो 20 था, let's say this side, and when it was 50 it was 5, sorry it was 20 at 50 and 40 पे 40 था। ये यहाँ पे आएगा और ये somehow यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये नो, इस पे ग्राफ अब आप यू जस्ट नीड टू कनेक्ट एक्चुअली द लाइंस। ये आपस में जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो देखें ये आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनी जैसे वो आपको दूसरे उसमें शो हो रही थी। सो इस चीज को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली वी आर मेकिंग, दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो पहले हमने टेबल बनाया दिस वाज डिमांड स्केड्यूल इन विच देयर इज अ सर्टेन टेबुलर फॉर्म जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड
कम होती चली जा रही है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और इसी तरीके से जब हम बात इसी ग्राफ को, इसी स्केजुअल को, इसी टेबुलर फॉर्म को, जिसको हम डिमांड स्केजुअल कह रहे हैं, जब हम ड्रॉ कर लेते हैं, जब हम डायग्राम बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। So now coming back to the slides, डिमांड कर्व क्या है? दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केजुअल। डिमांड स्केजुअल क्या है? एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बताया जा रहा है। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही है। सो दिस इज द डिमांड स्केजुअल। और जब हम उस डिमांड स्केजुअल को ड्रॉ कर लेते हैं, जब हम उस डिमांड स्केजुअल को डायग्राम पे बना लेते हैं, दैट व्यू इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। ठीक है, सो क्वांटिटी एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड, जिसे जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं या लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड भी कहते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड क्यों कहते हैं? बिकॉज आप देखें कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस हाई होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड लेफ्ट साइड पे होगी या कम होगी। जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे प्राइस नीचे आती चली जाएगी, हमारा जो कर्व है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। आप में से शमून बेटा, आपने पूछा है इज दिस कर्व अ पीपीएफ कर्व? नो, पीपीएफ कर्व हमें बताता था कि हमारी हम कितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो ले सकते हैं। ये डिमांड का है। प्रोडक्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई थी, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात हुई थी। यहाँ पे हम कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। So law of downward sloping curve is what? Whenever we will draw the demand schedule on a diagram, it will be demand curve. And the law which we have studied, वो क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होती चली जाएगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इस पे दो इफेक्ट कह लें या दो चीजें असरअंदाज होती हैं। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हम कहते हैं मुतबादल को, अल्टरनेटिव को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चाय का किसी हद तक अल्टरनेटिव कॉफी है, पेप्सी का किसी हद तक अल्टरनेटिव कोक है, या फांटा का किसी हद तक अल्टरनेटिव मरिंडा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अल्टरनेटिव, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि when one person can be replaced with another product, one person ही one product, when one product can be replaced with another product having the similar kind of nature, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप फुटबॉल भी आप देखते होंगे, कहते हैं ना सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो एक प्लेयर को बुला के दूसरे प्लेयर को भेज दिया। तो सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट? व्हेन यू हैव टू सिमिलर, का सेम की बात नहीं मैं कर रहा, सेम प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती, सिमिलर प्रोडक्ट्स, मिलती जुलती प्रोडक्ट्स। व्हेन यू हैव टू सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, दैट मीन्स यू हैव सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, जैसे मैंने अभी आपको एक फैक्टर की एग्जांपल दी थी, वो फैक्टर था पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, एवरेज इनकम, पॉपुलेशन, प्राइसेस, टेस्ट, स्पेशल इन्फ्लुएंस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके वाइंड अप करूंगा। दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस, लॉ तो हमें ये कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, या किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, अगर उस प्रोडक्ट के बहुत से और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसी सूरत में लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व या लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ रहे हैं, इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं होते। जैसे जैसे किसी चीज की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है तो लोग
शिफ्ट कर जाते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत से मिल्क्स अवेलेबल है, लेट्स से मिल्क पैक भी है, हलीब भी है, नूरपुर भी है, ऑलपर्स भी है। लेट्स से कि ऑलपर्स अपनी प्राइस बढ़ा देता है, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक ऑलपर्स की डिमांड कम हो जानी चाहिए, तो वो हो जाती है। उसके साथ क्या होता है, लोग शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरे मिल्क के ऊपर, लेट्स से नूरपुर के ऊपर। तो नूरपुर की प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं था, नूरपुर ने तो प्राइस कम नहीं की थी, लेकिन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग शिफ्ट कर गए किसी दूसरी प्रोडक्ट पे और उसकी क्वांटिटी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, बावजूद इसके कि उसने प्राइस कम की नहीं। नूरपुर की प्राइस तो सेम थी, उसने तो कम नहीं की, लेकिन ऑलपर्स ने क्योंकि बढ़ा दी, लोग ऑलपर्स को छोड़ के नूरपुर पे शिफ्ट हो गए, तो नूरपुर की क्वांटिटी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब एक ऑप्शन का बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट, एक सिमिलर ऑप्शन दूसरा मौजूद हो, जैसे आइसक्रीम के अंदर आप कह लें कि जी एक वॉल्स है, एक अमोर है, सिमिलरली पेप्सी या कोक है, या चाय या कॉफी है, या लिप्टन या टपाल है, सो दे हैव अल्टरनेटिव, दे हैव सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल, कि अगर एक प्रोडक्ट महंगी हो जाती है तो लोग दूसरी प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो सिमिलर नेचर की है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी वो सिमिलर नेचर की है, तो लोग एक दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी प्रोडक्ट की जो प्राइस सेम रहने के बावजूद उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। So one thing which actually affects our demand curve or law of downward sloping demand is substitution, and second is सर जी जी सर चीनी और गुड़ ये भी सेम नेचर है ना, सिमिलर? yes, it's not same but yes similar। जैसे हम बात करें अल्टरनेटिवली यूज हो सकती है और लोग करते हैं। जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। जैसे लेट्स से टोमेटो है फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो लोग योगर्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, दही वगैरह पे शिफ्ट हो जाते हैं कुकिंग में। सिमिलरली जब हम बात करते हैं चिकन की, आप देखें चिकन लेट से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है, तो कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर, लेट से वो मटन पे शिफ्ट हो जाते हैं कि चलें खाना है तो कुछ अच्छा भी खा सकते हैं, although they are not same products। हाँ, हम उसको चले एक और बेहतर एग्जांपल ले लेते हैं, आप लक्स या सेफगार्ड की एग्जांपल ले लें, या आप टपाल और लिप्टन चाय की एग्जांपल ले लें। दे आर नॉट सेम but have similar capacity or similar capabilities or similar characteristics। तो लोग जब प्राइस ज्यादा होती है तो दूसरी प्रोडक्ट पे, यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं। पेप्सी एंड कोक की एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो वन प्रोडक्ट इज गेटिंग एक्सपेंसिव, people may shift to the other substitute, this is called substitution effect। तो जो हम पढ़ रहे थे कि प्राइस ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम होगी या प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ऐसा नहीं होता, बल्कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्रोडक्ट ने तो प्राइस ना कम की ना ज्यादा की, लेकिन उस पे इफेक्ट आ गया। इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं। लेट्स से ऑलपर्स और नूरपुर है, ऑलपर्स ने अपनी प्राइस कम कर दी, ठीक है। सो मार्केट के अंदर ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी डिमांड ऑलपर्स की थी, कुछ नूरपुर की थी, सब अपने मुताबिक चल रहे थे। ऑलपर्स ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक इम्पैक्ट तो ये आएगा कि ऑलपर्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट पे भी फर्क पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा कि वो लोग जो पहले नूरपुर यूज करते थे, शायद वो भी शिफ्ट हो जाएंगे ऑलपर्स के ऊपर। सो ऑलपर्स की हद तक तो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ठीक रहा कि प्राइस कम हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, लेकिन नूरपुर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया कि उसकी प्राइस तो ज्यादा नहीं हुई लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। सो दिस इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके सर।
Then the second one is income effect. Income means the remuneration or the money that every person is getting. ठीक है, अब अगर इनकम फॉर एग्जाम्पल बढ़ जाती है, मैं पहले 50,000 रुपये कमाता था, अब मैं लेट से 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है क्वांटिटी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? मैं रिपीट करता हूँ कि मैं लेट से चॉकलेट्स की बात करता हूँ कि मैं चॉकलेट खरीदता था एक मार्केट में, मैं उसकी डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, मेरी पहले सैलरी 50,000 रुपये थी, तो मैं एक सर्टन ज्यादा हो जाएगी। चॉकलेट मांगता था। अब वो मेरी इनकम बढ़ के 50,000 से 1 लाख रुपया हो गई, तो क्या चॉकलेट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ये प्राइस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्राइस तो वो पहले भी उतने की थी, अब भी उतने की है। चॉकलेट की प्राइस पहले भी लेट से 50 रुपए थी, अब भी 50 रुपए, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। क्यों? बिकॉज देर इज एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, कि मेरी इनकम बढ़ गई। सो मार्केट में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ऑलराइट जी, यहीं तक आज के लेक्चर को कंसाइज करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।